नमस्कार। ईपीएस स्टोर के इस विशेष और गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम किसी एक खबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस सच की पड़ताल करेंगे जो अक्सर सत्ता के ऊंचे गलियारों और चमकदार विज्ञापनों के शोर में दब जाता है। आज हम बात करेंगे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी की, उस टूटे हुए वादे की जिसने देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। हमारा मुख्य केंद्र बिंदु होंगे ईपीएस 95 के पेंशन धारक, हमारे वो वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने देश को अपनी जवानी दी, लेकिन आज वृद्धावस्था में सम्मान के 2 पल के लिए तरस रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह कहानी देश के हर उस वर्ग की है जिसके साथ वादे तो 1000 किए गए, लेकिन धरातल पर मिला सिर्फ आश्वासन और इंतज़ार। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उन कड़वे सवालों को उठाएंगे जिनका जवाब हर नागरिक को जानने का हकूक़ है। राष्ट्र निर्माताओं का अपमान, ईपीएस 95 की त्रासदी। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण और अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे करता है। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 इसी सोच के साथ लाई गई थी। इसका मूल मकसद था कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी जब अपनी सेवा से निवृत्त हों तो उन्हें एक ऐसी पेंशन मिले जिससे वे अपना बुढ़ापा सम्मान और बिना किसी पर निर्भर हुए गुजार सकें। यह एक सामाजिक सुरक्षा का वादा था, एक भरोसा था कि जब शरीर थक जाएगा तब यह योजना उनकी लाठी बनेगी। लेकिन आज 2025 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह योजना एक वादा कम और एक क्रूर मजाक ज़्यादा नज़र आती है। यह सरकार की सबसे बड़ी टेढ़ी और सबसे संवेदनशील नाकामी का जीवंत प्रमाण है। आइए इसे कुछ किरदारों के माध्यम से समझते हैं, जो काल्पनिक नहीं बल्कि हमारे और आपके बीच रहने वाले जीते जागते इंसान हैं। पहला उदाहरण ग्वालियर के श्री राम दयाल शर्मा जी का है। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के 27 वसंत एक फैक्ट्री के शोर और धुएं में बिता दिए। दिन रात मेहनत करके देश के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दिया। जब वे सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि सरकार की पेंशन योजना उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन उन्हें मिला क्या? मात्र 2100 रुपये की मासिक पेंशन। अब आप ही बताइए, आज के महंगाई के दौर में जब एक सामान्य डॉक्टर की फीस और कुछ दिनों की दवाइयों का खर्च ही हज़ारों में आता है, तब 2100 रुपये में कोई व्यक्ति महीने भर का गुजारा कैसे कर सकता है? क्या उनके पास अपनी दवाइयों और घर के किराने के लिए पर्याप्त पैसा था? जवाब है, एक बड़े धसा नहीं। उनका जीवन सम्मान का नहीं बल्कि हर दिन की जद्दोजहद और अभाव का बनकर रह गया। दूसरा उदाहरण एक विधवा महिला श्रीमती सीता देवी जी का है। पति की मृत्यु के बाद वे ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाने की हकदार हुई। उनके खाते में हर महीने आते हैं मात्र 800 रुपये। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 800 रुपये। इस रकम से वे अपने घर का बिजली और पानी का बिल भरती हैं और महीने के अंत में उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। वे अपने भोजन और अन्य ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित हैं। तो दूसरे को 1000 रुपये भी सम्मानपूर्वक क्यों नहीं दे सकती? यह सवाल आज देश का हर ईपीएस पेंशन धारक पूछ रहा है। वादों का मायाजाल और चुनावी जुमले, यह सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, यह जनता के साथ एक सोचा समझा छल है जो हर चुनाव से पहले रचा जाता है। चुनाव आते ही पेंशन, किसान, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। घोषणा पत्रों में सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं ये सभी घोषणाएं और वादे सिर्फ कागज़ के टुकड़े बनकर रह जाते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ यह धोखा बार बार हुआ है। आपको याद होगा 2024 के आम चुनाव और बजट से ठीक पहले सरकार ने पेंशन धारकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। उस बैठक में उन्हें पुरजोर तरीके से यह वादा किया गया था कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये कर दी जाएगी। कुछ मीडिया चैनलों और अफवाहों ने तो यहाँ तक प्रचारित किया कि 15,000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। इन खबरों ने लाखों बुजुर्गों की आंखों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन आज देखिए, उस वादे पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वह वादा भी एक चुनावी जुमला बनकर रह गया। यही कहानी हर चुनाव में दोहराई जाती है।
अभी हाल ही में बिहार चुनाव 2025 के लिए घोषणा हुई है कि वृद्धा और दिव्यांग पेंशन को 3 गुना बढ़ाया जाएगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सवाल यह है कि इस घोषणा में EPS 95 के पेंशन धारकों का जिक्र क्यों नहीं है? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनका योगदान कम है? उन्हें हर बार क्यों ठगा जाता है? संसद और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना। लोकतंत्र में जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ जाती है तो न्यायपालिका और संसदीय समितियां जनता की ढाल बनती हैं। लेकिन EPS 95 के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इन संवैधानिक संस्थाओं के आदेशों और सिफारिशों को भी ताक पर रख दिया है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई बार यह स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन जस की तस बनी हुई है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। समिति ने पेंशन में तत्काल वृद्धि की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने उन सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे भी गंभीर बात यह है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में पेंशन धारकों के पक्ष में निर्णय सुनाए और सरकार को पेंशन की गणना के तरीके को बदलकर उसे बढ़ाने का निर्देश दिया। यहाँ तक कि 7,500 रुपये की मांग को भी न्यायालय ने तार्किक माना, लेकिन सरकार ने कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल करके उन आदेशों को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। यह न्यायपालिका की अवमानना और लोकतंत्र का अपमान है। एक और उदाहरण देखिए, वर्ष 2020 में श्रम मंत्रालय ने स्वयं यह मानते हुए कि पेंशन बहुत कम है, इसे बढ़ाकर न्यूनतम 2,000 रुपये करने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, लेकिन देश के वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को यह कहकर सिरे से खारिज कर दिया कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं को 2,000 रुपये देने में सरकार को अपना खजाना खाली होता दिखता है, लेकिन हज़ारों करोड़ के अन्य खर्चों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। जब एसडीडी धारकों पर उतरे अन्नदाता और नौजवान, यह सिर्फ पेंशन धारकों की कहानी नहीं है। सरकार की वादा खिलाफी का यह सिलसिला समाज के हर वर्ग तक फैला हुआ है। किसानों को लीजिए, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, उनसे वादा किया गया था कि उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी, उन्हें उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिलाया जाएगा। लेकिन आज की हकीकत क्या है? किसान आज भी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। MSP सिर्फ कागज़ों पर दिखता है, और जब किसान अपनी फसल लेकर सरकारी खरीद केंद्रों पर जाता है तो वहां उसे लूट और बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा से लेकर देश के हर कोने में किसान अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को विवश है। अब बात करते हैं देश के नौजवानों की। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का एक सुनहरा वादा किया गया था, लेकिन आज बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकारी भर्तियां या तो निकलती नहीं, और अगर निकलती हैं तो सालों तक प्रक्रिया अधूरी पड़ी रहती है या फिर पेपर लीक का शिकार हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक था। रेलवे ग्रुप D की भर्ती प्रक्रिया को 4 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन वह आज भी अधूरी है। जब युवाओं के सपनों को इस तरह कुचला जाएगा तो वे आंदोलन पर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? महिला सुरक्षा की बात करें तो आंक डहे और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हर चुनाव से पहले महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता है। महिला आरक्षण बिल को एक चुनावी जुमले की तरह पेश किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उसे फिर से किनारे कर दिया जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और उत्पीड़न के मामलों में न्याय की प्रक्रिया आज भी बहुत धीमी और जटिल है। ध्वस्त होती बुनियादी व्यवस्थाएं, यह नाकामी सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की बुनियादी व्यवस्थाओं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में भी साफ दिखाई देती है। आज एक आम आदमी के लिए अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना एक सपना बन गया है। प्राइवेट स्कूलों की एक साल की फीस 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, जो गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से कोसों दूर है। सरकारी अस्पतालों का हाल तो और भी बुरा है। बिहार के अस्पतालों की तस्वीरें देखिए, जहां एक एक बेड पर 3-3 मरीज इलाज कराने को मजबूर हैं। दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। आयुष्मान योजना का कार्ड तो लाखों लोगों का बना है, लेकिन जब वे उस कार्ड को लेकर किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि अस्पताल में जगह नहीं है।
मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना भी भ्रष्टाचार और घोटालों की भेंट चढ़ चुकी है। मजदूरों को उनका पूरा पैसा नहीं मिलता और जो मिलता है उसमें भी बिचौलियों की बड़ी हिस्सेदारी होती है। हर योजना में पारदर्शिता की भारी कमी है। जवाबदेही का सवाल तो अंत में सवाल यह उठता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। यह सिर्फ एक योजना की विफलता नहीं है, यह पूरी प्रणाली की नाकामी है। यह उस विश्वास का टूटना है जो एक नागरिक अपनी चुनी हुई सरकार पर करता है। EPS 95 के पेंशन धारक, कर्ज में डूबे किसान, बेरोजगार युवा और असुरक्षित महिलाएं, ये सब एक ही व्यवस्था के शिकार हैं जो वादे तो करती है लेकिन उन्हें निभाती नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक चले EPS 95 के धरने में कई पेंशन धारकों ने इलाज और दवा के अभाव में अपना दम तोड़ दिया और अपने परिवारों को बेसहारा छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? यह समय है कि हम सब देश के नागरिक अपनी चुप्पी तोड़ें और सरकार से जवाबदेही की मांग करें। यह समय है कि हम चुनावी वादों और जुमलों से आगे बढ़कर ज़मीनी हकीकत पर सवाल उठाएं। एक लोकतंत्र में सरकार का काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना है। जब तक हम यह सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक रामदयाल शर्मा और सीता देवी जैसे करोड़ों लोग अपने हक़ों के लिए तरसते रहेंगे। EPS स्टोर पर हमारा यह प्रयास जारी रहेगा कि हम आपकी आवाज़ बने और इन गंभीर मुद्दों को उठाते रहें। धन्यवाद।